नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का मध्य प्रदेश के जो बजट 2023-24 आया है और आपकी जो परीक्षाएं अभी होने वाली हैं और कुछ ही समय में और भी आगे होने वाली हैं, उन सभी के लिए बजट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और लगातार पिछले आप जो पेपर हुए हैं अभी तक उनमें आप देखेंगे तो बजट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कई बार जो सरकार आवंटित करती है बजट उससे भी प्रश्न पूछ लेती है और बहुत सारे सेक्शंस होते हैं कि क्योंकि सरकार की इसमें बहुत सारी घोषणाएं होती हैं कि वो क्या क्या करने वाली हैं। इन सभी चीज़ों से जो जुड़े हुए पूरे बजट का एक सार है, उस सार के अंदर से कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उन्हें हमने यहाँ पर लाने की कोशिश करी है। इन्हीं कोशिशों में आप सभी का एक बार एग्जाम गुरुजी में स्वागत है। आप सभी को यदि करंट अफेयर पसंद आता है तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और यदि आप एमपीपीएससी या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे इसके नोट्स, कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ उपलब्ध है। आप इसे डायरेक्ट ऐप से परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए जो नंबर है इनमें आप किसी में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए तो शुरुआत करते हैं हम आज के बजट के पहले प्रश्न की। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने बजट पेश किया है? तो वो श्री जगदीश देवड़ा हैं। इन्होंने अपना जो इस वर्ष का आखिरी बजट, एक तरह से कह सकते हैं जो वर्तमान सरकार है इसका ये आखिरी बजट था, या न्यूज़पेपरों की भाषा में कहें तो चुनावी बजट था। ठीक है, तो ये बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो बाकी के थे वो मंत्री हैं आपके जो जगदीश देवड़ा हैं, ये वित्त मंत्री के साथ ये वाणिज्यिक कर, सांख्यिकी, ये सभी विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होते हैं तो वो इनके पास हैं। श्री तुलसी सिलावट है जो कि जल संसाधन मंत्री हैं, तो मछुआ और कल्याण भी इनके पास आएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है जो गृह मंत्री हैं, जेल, विधि और संसदीय कार्य मंत्री भी यही हैं। कुंवर विजय शाह है, ये वन मंत्री हैं। और इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया गया है 2,79,237 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है कि सरकार इतना, मतलब जो 2000 पिछला बजट था वो इतने का था। इस वर्ष का जो है 3,14,025 करोड़ का बजट है। सरकार ने घोषणा करी है कि हम इतना पैसा खर्च करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो ये जो पेश किया है ये 3,14,025 करोड़ का किया है। पिछले वर्ष से इन्होंने इस बजट में बढ़ाया है। आप देखेंगे तो 2022-23 में जो बजट आया था वो लगभग 2,79,000 के आसपास था। इस वर्ष इन्होंने बढ़ाया, इसको 3,14,000 कराया, यानी सरकार जो है इस वर्ष ज्यादा खर्च करने वाली है। अब देखिए, आप सीधी सी बात है, इसको ऐसे समझिए आकार बढ़ा है, ठीक है, 2023-24 में आकार बढ़ा है, लेकिन सरकार इन पैसों को खर्च कहाँ से करेगी, किस प्रकार से करेगी, उसका विवरण भी वो प्रस्तुत करते हैं। वो हम आगे जैसे जैसे इस सेक्शन में बढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में आपको लगातार बताता रहूंगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये प्रदेश का पहला ई बजट है। ई बजट से एक प्रकार से ये मानिए कि पेपरलेस बजट था, यानी पहले क्या होता था कि जितने भी हमारे विधानसभा सदस्य हैं, साथ ही में कुछ मेहमान होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें आते हैं बजट देखने के लिए, उन सभी को एक कॉपी दी जाती थी। इस वर्ष क्या है, ये कॉपी नहीं दी गई है, सभी को एक टैबलेट दिया गया था, उसको लेकर के भी एक विवाद हो गया है। तो यदि भूले भटके आपसे व्यापम में पूछ लिया जाए किस कंपनी का टैबलेट था, तो एप्पल का टैबलेट दिया गया है। और एप्पल का जो टैब है वो दिया गया था, जिसमें सुरक्षा को लेकर के थोड़ा सा विवाद हो गया। एक क्वेश्चन वहां से और बन सकता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की थी, तो वो चाइना की थी, जिसकी वजह से उसको लौटा दिया गया है। तो खैर उस पर मत जाइए। इस बार का जो बजट था वो पेपरलेस बजट था, यानी टैब पे जैसे हम और आप अभी पीडीएफ पढ़ेंगे उसी प्रकार से पीडीएफ दे दी गई थी। और इस वर्ष किसी भी प्रकार का नया कर सरकार ने नहीं लगाया है। और बात करी जाए सरकार ने, तो सरकार का अनुमान है कि जो टैक्सेस ये लगाते हैं इस बार उनके राजस्व में लगभग 17% यानी 17% के बढ़ोतरी होगी। यानी सरकार की जो इस वर्ष आय है उसमें 17% की बढ़ोतरी का सरकार को अनुमान है कि राज्य सरकार जो करों के माध्यम से कमाई करती है, उनकी जो इनकम होती है वो इस वर्ष उनके बढ़ोतरी होगी। कहाँ कहाँ से होगी, किस प्रकार से होगी, उसका विस्तार से उन्होंने वहां पे बताया है। सरकार और कई प्रकार के राजस्व कर होते हैं, सरकारें उसको वसूलती हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, यदि आप देखेंगे कि आपकी जो रजिस्ट्रियां होती हैं तो रजिस्ट्री शुल्क लगता है, तो वो सरकार के खाते में जाता है। तो सरकार हो सकता है उसके लिए कई प्रकार की योजनाएं लाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनवाएं, मकान खरीदें, या रजिस्ट्रियां हों। जमीनों को लेकर के भी सरकार क्या कर रही है, काफ़ी सारे ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार कर रही है, उसकी वजह से भी बहुत सारी रजिस्ट्रियां फिर से रिन्यू होंगी। उसके लिए सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, अपनी रजिस्ट्रियां जो पुरानी हो चुकी हैं या किसी के नाम से नहीं है उसको नामांतरित कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके माध्यम से सरकार की भी आय हो। अब इसके लिए सरकार ने अलग अलग लेखा जोखा रखा है कि हम जो ये इस वर्ष बजट बढ़ा रहे हैं तो इसमें हमारी आय कहाँ से होगी। तो एक तो इन्होंने बता दिया कि जो हमारे कर है उसमें हमें अनुमान है कि हम 17%, हमें 17% के आसपास हमें इस पर क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। साथ ही में
सरकार को जो कुल राजस्व है 2,25,000 रुपए का प्राप्त होगा। इसमें से 86,000 करोड़ के आसपास जो है राज्य से प्राप्त होगा, यानी राज्य में जो कर लगाए जाएंगे, स्टेट टैक्स होंगे, उनमें मिलेगा। केंद्र की तरफ से जो जीएसटी होती है उसमें से एक हिस्सा किसका होता है? राज्य सरकारों का होता है। तो राज्य सरकार से मतलब राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार में इनकी हिस्सेदारी है जीएसटी में, उसमें से लगभग 80,000 करोड़ के आसपास वहां से इनको मिलेंगे। इसके अलावा जो अन्य माध्यम होंगे वहां से 14,913 करोड़ रुपए पाएंगे। साथ ही में केंद्र सरकार की तरफ से जो सहायता अनुदान दिया जाता है उसमें इनको लगभग 44,113 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। अब यदि ये जो 17% है या सरकार का जो, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बजट होता है ये एक अनुमान पे आधारित होता है कि हमें इतना खर्च करना है और हमें इतना करने के बाद हमें कहां से मिलेगा, अनुमान पे आधारित होता है। घाटे का बजट लगभग सभी जगह का रहता है, केंद्र सरकार का भी बजट घाटे का रहता है, क्योंकि सरकार उससे अपनी आय नहीं करती है। वो हमारी जो सरकार का बजट होता है वो सामाजिक सेवा के लिए होता है, समाज कल्याण पे उसको खर्च किया जाता है, इसलिए आपको ये बजट ज्यादातर आपको घाटे का मिलेगा। अब सरकार जो है अन्य अनुदानों से भी प्राप्त करेगी। इसके बाद क्या है कि जैसे लीकर में टैक्स हो गया, रजिस्ट्री टैक्स हो गया, हमने आपको बता ही दिया। कुछ सेस भी लगा सकती है सरकार, उसके माध्यम से भी करेगी। फिर इसके बाद जो हमारे यहाँ के ईओडब्ल्यू होते हैं या जो बाकी के विभाग होते हैं वो क्या होता है, वो कार्रवाइयाँ तेज कर देते हैं यदि व्यापारी कर चुराते हैं या ये सब चीज़ें, तो उनके माध्यम से भी क्या होता है, एक प्रकार का माहौल बनाया जाता है जाकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, टैक्स चोरी ना करके टैक्स को भरें। ठीक है, तो इन्हीं सब माध्यमों से सरकार इस पे करेगी। लेकिन आपसे प्रश्न में ज़्यादातर आपसे जो पूछा जाएगा, एक तो अनुमान इसका पूछा जा सकता है कितने का बजट था। ठीक है, इसके अलावा बाकी के प्रश्न यहाँ से नहीं बनते। आगे प्रश्न आपसे यदि बनेंगे तो देश के जो हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें मध्य प्रदेश का योगदान पहले 3.6% था, अब ये बढ़कर के कितना हो गया, तो अब ये जो बढ़कर के हो गया 4.8% हो गया। यानी मध्य प्रदेश की जो एक तरह से आप ये कहें आय है वो बढ़ी है, मध्य प्रदेश की जीडीपी है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से योगदान, क्योंकि सभी राज्यों से मिलकर के हमारे देश का निर्माण हुआ है, तो हर राज्य की जब इनकम बढ़ती है तो उसका योगदान देश की जीडीपी में भी होता है। तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जो जीडीपी थी उसमें पहले जो योगदान था एमपी का वो 3.6% था, अब ये बढ़ करके 4.8% हो गया है। साथ ही में प्रति व्यक्ति जो आय थी हमारी बेस ईयर 2011-12, हमारे मध्य प्रदेश का जो आप जितने भी सर्वेक्षण देखेंगे, बजट देखेंगे, उसमें जो बेस ईयर लिया गया है वो 2011-12 है। तो उसमें प्रति व्यक्ति आय जब 11-12 का समय था उस समय पे 30,497 रुपए थी, जो अब बढ़ करके 2022-23 में बात करी जाए तो 3 गुना बढ़ोतरी हुई। आपसे एक बार यहाँ भी पूछा जा सकता है कि कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 3 गुना रखना है। साथ ही में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,40,585 रुपए की हो गई है। अब क्या होता है कि ये किस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है, देखिए अब सरकार जो बेस ईयर बनाती है ये क्यों बनाती है, बेस ईयर इसलिए बनाती है कि जैसे आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में यदि आटे की कीमत आप 50 रुपए किलो मान के चलते हैं तो ये बढ़ी है या घटी है, ये कैसे आप अनुमान लगाएंगे। आपके पास एक अनुमान होना चाहिए कि इस वर्ष ये थी जो इसकी कॉस्ट थी वो इतनी थी, अब इस वर्ष इतनी हो गई है। तो सरकार क्या करती है, ज़्यादातर 10 से 12 सालों में इसको अपडेट कर देती हैं, 15 सालों में भी कर देती हैं कि हम इस ईयर को आप बेस ईयर मानेंगे और जो महंगाई का जो इन्फ्लेशन है उसका जो अनुमान लगाएंगे उस ईयर से लगाएंगे। तो 2011-12 में जितने भी मूल्य थे एक तरह से फिक्स कर लिए जाते हैं, डाटा के रूप में इसको क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है यहाँ से। तो यदि इस समय पे यहाँ पे 19 रुपए केजी थी यदि आटे का भाव, आज 50 रुपए केजी है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 31 रुपए की यदि बढ़ोतरी हुई है तो साथ में ये भी देखा जाता है कि उस समय पे यदि प्रति व्यक्ति आय 30,000 रुपए थी तो लोगों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो लोगों की बचत पहले कितनी थी, एक अनुमान यहाँ से लगता है। अर्थव्यवस्था में सब कुछ हमारे आप से जुड़ा हुआ होता है, तो अब लोगों की बचत बढ़ी है या घटी है, इन सब चीज़ों के अनुमान लगाए जाते हैं यहाँ से। इसी प्रकार से ध्यान दिया जाता है कि महंगाई बढ़ी है या घटी है। विपक्ष भी इन्हीं चीज़ों को लेकर के हावी होता है कि पहले हमारे ज़माने में सिलेंडर के दाम इतने थे, अब सिलेंडर के दाम इतने हो गए हैं, आपने देखा होगा कई प्रकार से। तो वहाँ पे एक हिडन चीज़ भी होती है कि उस समय पे जो सब्सिडीज़ दी जाती थी वो इतनी दी जाती थी, सब्सिडीज़ को आप टोटल करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि दाम कितने बढ़े। ये बात सही है कि जो सब्सिडी थी वो पहले सरकार की तरफ से आती थी, अब हमारी जेब से जाती है डायरेक्ट, वो हमें नहीं मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घूम फिर के हमारी जेब से ही जाती है सब्सिडी। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यदि देश को या राज्य को नुकसान होता है तो वो सब्सिडियों में होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक की सब्सिडी हो, चाहे वो क्या कहते हैं इसमें एग्रीकल्चर में सब्सिडी
सब्सिडीज जो दी जाती हैं, क्योंकि वो भार किस पे पड़ता है, वो हमारे और आप पे पड़ता है। सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, वो अपनी जेब से अपने घर बेच करके पैसा नहीं लगाती, वो कोई ना कोई टैक्स के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से उसकी क्या करती है, खाना पूर्ति करती है, उसको पूरा करती है। तो यहाँ पे एक अनुमान लगता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें बात करेंगे कि जीडीपी में वर्ष 2022-23 में जो अग्रिम अनुमान लगाया है 16.43% की बढ़ोतरी हुई है। हमारा 4.8% का हमारा योगदान है ही। आय हमने आपको यहाँ पे बता दी, और G20 समूह का 8 बैठकें होंगी, वो आगे के क्वेश्चन में आपको मिलेगा। प्रदेश के कितने मेगावाट बिजली नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसके स्रोत से बनती है, तो ये बनती है 5,875 मेगावाट। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमारे स्टेट में जो नवकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उससे हमारे यहाँ कितनी बिजली पैदा की जाती है, तो लगभग 5,875 मेगावाट पैदा की जाती है। क्योंकि अब हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। पहले हमारे यहाँ केवल 491 मेगावाट बिजली होती थी नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी जो होती थी, लेकिन अब 12 गुना बढ़कर के 5,875 मेगावाट हो चुकी है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हमारे यहाँ सोलर पैनल हो, चाहे विंड एनर्जी हो, कई माध्यमों से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। आने वाले समय में सांची को भी एक पूरी तरह से क्या बनाया जा रहा है, पहली सौर ऊर्जा शहर भी बनाया जा रहा है। तो अब लगभग इसमें इसके अलावा और भी नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, जिनमें से आपका नीमच, आगर, शाजापुर में 1500 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का काम चल रहा है। ओंकारेश्वर में जो नर्मदा नदी बांध है, वहां पे डैम है, वहां पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया के सबसे बड़े 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है। अभी ये स्थापना नहीं हुई है। ये लगभग 1500 और 600 जैसे ये दोनों चालू होंगी तो हम इसमें 2100 का और जुड़ जाएंगे। तो आप ये मान के चले कि लगभग हमारे स्टेट में 8,000 के आसपास मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा। और सरकार का लक्ष्य है कि 20,000 मेगावाट जो बिजली हमें है सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करनी है। सांची स्टेट की हमारी पहली सोलर सिटी होगी। इसके लिए यहाँ पे क्या है कि जितना सांची में जो भी अभी गवर्नमेंट अपने स्तर पे जो भी उनके शासकीय कार्यालय हैं, संस्थान है, सभी जगह पे सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पे एनर्जी का उपयोग है या बिजली की खपत है वो सोलर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त की जा सके। इसलिए प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में इसको क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। गवर्नमेंट अभी पहले अपने संस्थानों में लगा रही है, साथ में जो वहाँ के लोकेलिटी है यदि वो उधर की तरफ मोटिवेट होती है, वो भी करवाना चाहती है, तो उसके लिए भी सब्सिडी दे रही है। कई योजनाएं चल रही हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ क्या हो, प्रेरित हो। हमारे स्टेट में अंकुर अभियान जो चल रहा है वो वृक्षारोपण और से जुड़ा हुआ अभियान है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आने वाली है, ठीक है। वनीकरण भी बढ़ा है, वेस्ट टू वेल्थ भी बढ़ा है। नवनवीन ऊर्जा भी हमारे यहाँ आगर मालवा में यदि आप बात करोगे तो 550 मेगावाट की, शाजापुर में 450 मेगावाट की, नीमच में 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में चलते हैं कि पुराने वाहनों को हटाने और उन्हें स्क्रैप करने की राज्य जो नीति है राज्य सरकार कब से लागू करेगी। तो इसको जो राज्य सरकार लागू करेगी वो अभी अप्रैल 2023 से करेगी। ये नीति केंद्र सरकार के द्वारा पिछले बजट में लाई गई थी। इसमें यह है कि जो 15 साल से पुराने वाहन होते हैं, विशेषकर डीजल वाहन जो होते हैं, उनका जो इंजन होता है काफ़ी ज़्यादा धुआं छोड़ता है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन हमारे जो वातावरण है उसमें बढ़ जाता है। और स्वाभाविक है, 15 साल से पुराना वाहन है तो काम भी बहुत ज़्यादा लगता है। कई बार वाहन खटारा होकर के क्या हो जाते हैं, रखे रहते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से आप ये कहें कि हमारे यहाँ एक वेस्ट भी बढ़ता जाता है। तो सरकार ये चाह रही है कि जो 15 साल से पुराने वाहन हैं इनको हटा करके, यानी अभी तक हमारे यहाँ क्या चलता था, अपन बाइक का एक्सचेंज ऑफर चलता था, लेकिन कार का एक्सचेंज ऑफर चलता था, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं थी कि लोग 20 साल बाद भी गाड़ियों को क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो सरकार एक नीति लेकर के आई है, स्क्रैप नीति। इसमें भी कई प्रकार के वेंडर्स होंगे जो पुराने वाहनों को लेंगे, उसके बदले में आपको नया वाहन के लिए जो उसका मूल्य होता है वो देंगे। पहले भी चल रही थी, लेकिन अब एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि जब आप आरटीओ में इससे ऊपर के वाहन को क्या करने जाओगे, उसका रिन्यूअल करने जाओगे, तो आपको यहाँ पे समस्या जाएगी, टैक्स ज़्यादा लेगा, ताकि लोग हतोत्साहित हों, डिमोटिवेट हों और वाहन क्या करें, नया खरीदने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपसे लगभग 50% या 30% के आसपास इसमें टैक्स लिया जाने लगेगा पुराने वाहन में, जो कि 15 साल पुराना वाहन है, तो स्वाभाविक रूप से आप काउंटिंग करोगे कि मेरे वाहन की उतनी कॉस्ट नहीं जितने का तो मैं टैक्स दे रहा हूँ उसको लाइसेंस या उसका जो रिन्यूअल कराने में। तो आप स्वाभाविक रूप से नया वाहन खरीदना चाहोगे। फिर उसको लेकर के जब आप वेंडर्स के पास जाएंगे या तो जो कंपनी की आप गाड़ी लेना चाहते हैं वो लेंगे, तो उसमें भी आपको एक कॉस्ट मिल जाएगी जो कि आपके आरटीओ टैक्स से क्या होगी, एक प्रकार की बचत होगी। तो आप
क्या होगी, नए वाहन की तरफ प्रेरित होगी। और सरकार पीछे से एक और अभियान चला रही है, ई व्हीकल की तरफ जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई व्हीकल की तरफ मुड़े, मोटिवेट हों। तो यह सब चीज़ें किस लिए लागू की जा रही हैं कि हमारा जो देश है यहाँ पे कार्बन इमिशंस कम से कम हो, ज़्यादा मतलब कार्बन उत्सर्जन हमें पूरी तरह से क्या करना है, कम करना है, ताकि जो ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आज की जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो अब इसकी शुरुआत सरकार कैसे करेगी? सबसे पहले जो सरकार के पास 1000 सरकारी वाहन हैं, ये लगभग 30 से 40 साल पुराने होंगे, 15 साल से तो नहीं हो सकते, इससे भी ज़्यादा होंगे। इनका संचालन क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। अब इसके स्थान पे सरकार क्या करेगी, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगी। अब यहाँ से जब सरकार अपने ऊपर ये चीजें लागू करेगी तो स्वाभाविक रूप से है कि आस पड़ोस के लोग भी क्या होंगे, प्रेरित होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में चलते हैं। G20 समूह की कितनी बैठकों का आयोजन प्रदेश को सौंपा गया है? यानी G20 समूह की जो बैठकें होने वाली हैं वो हमारे स्टेट में 8 बैठकें होने वाली हैं। अलग अलग क्षेत्र की होंगी, कुछ हो चुकी हैं। इनमें से एक T20 की बैठक हमारे यहाँ हो चुकी है और ये भोपाल में की गई थी, G20 की थिंक टैंक की बैठक थी। इसके बाद हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी, इंदौर में हुई थी। ये भी फरवरी के 13 से 15 तारीख के बीच में हुई थी। और इसके बाद अभी खजुराहो में जब वहाँ पे डांस फेस्टिवल चल रहा था तो उसी समय पे हमारे यहाँ कल्चर ग्रुप की मीटिंग हुई थी और इसको होस्ट किसने किया है, खजुराहो ने किया है। तो 3 बैठकें हमारे यहाँ पहले से हो चुकी हैं और विज्ञान की भी हो चुकी है, भोपाल में आयोजित की गई थी, विज्ञान का जो समिट आयोजित की गई थी। अब रह गई है रोजगार, श्रमिक, अधोसंरचना, बाकी के उपसमूह है, उनकी 8 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ये 3 बैठकों के बारे में या तो पूछा जा सकता है कहाँ हुई थी या कितनी बैठकें टोटल होने वाली हैं। तो 8 बैठकों का आयोजन मध्य प्रदेश को सौंपा गया है, लेकिन जब G20 समिट स्टार्ट होगी तो एक बैठक जो है वो मध्य प्रदेश में भी आयोजित की जाएगी। और संभावना ये है कि हमारे जो दिल्ली में पूरा का पूरा फंक्शन होना है, लेकिन सभी राज्यों को एक प्रमुख बैठक का भी आयोजन रखा गया है। तो जो दुनिया के सभी देशों के जो आएंगे, प्रमुख आएंगे, हो सकता है एक मध्य प्रदेश के खजुराहो या इंदौर में रखा जाएगा। आगे के अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 7 है कि जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे है, ये सर्वे यहाँ पे सर्वे नंबर 5 की बात हो रही है, के अनुसार वर्ष 2015-21 में प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा कि हमारे स्टेट का जो लिंगानुपात है वो कितना हो गया, 956 हो गया है। आप सभी ने पहले जो अंक याद करके रखे होंगे वो याद करके रखे होंगे 927। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे है, इसकी रिपोर्ट हमारा जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट है उसने जारी करी है। ये सर्वे नंबर 5 था 2015 से 21 के समय। तो अब जब ये नया सर्वे हुआ है तो हमारे यहाँ लिंगानुपात है क्या, पुरुष और महिलाओं के बीच का एक अनुपात है कि हमारे यहाँ 1000 पुरुषों में पहले 927 महिलाएं थी जो अब बढ़कर के 956 हो गई हैं। मतलब हमारे यहाँ बालिकाओं का जन्म जो है वो अब बढ़ा है। बहुत डिटेल में सर्वे है, इसका अलग से वीडियो बनाने वाले थे, नहीं बनाए थे। सरकार ने बजट में केवल इतना आपको जिक्र किया है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो प्रमुख बातें हैं आपसे परीक्षाओं में भी पूछी जा सकती हैं और हमारे मुख्य परीक्षा में एक अलग से इसका टॉपिक ही है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसको क्या करेंगे, सहेज करके रख लेंगे और आपके जो भी नोट्स है वहाँ पे इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, क्योंकि आपकी मुख्य परीक्षा में भी काम आना है और प्री से भी यहाँ बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो डिटेल देख लेते हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 5, इसके अनुसार क्या है, मध्य प्रदेश में जो शिशु लिंगानुपात है ये 2020-21 में बढ़ा है और ये 956 पे पहुंच गया, 956 हो गया है। इसके पहले 927 था। वहीं कुल लिंगानुपात में भी हमारे यहाँ सुधार हुआ है कि पहले हमारे यहाँ 948 बच्चियां थीं, अब 970 हो गई हैं। यदि बात करी जाए 5 वर्ष तक आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, इनमें कुपोषण के दर हमारे को कि कुपोषण अब एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो इसमें भी कमी आई है। प्रदेश में पहले 2015 सर्वे की बात करें तो इसमें सुधार किया गया है और इसका कई कारण है कुपोषण के सुधार के कारण, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं इसको लेकर के चल रही हैं। सरकार इसके लिए अलग अलग सेक्शन पे कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा समस्या है वहाँ के लिए एक अलग प्रकार से अभियान चला रही, जिसमें दतिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी किया था, उसको क्या मिला, एक अवार्ड भी दिया गया इसको लेकर के। वहाँ के जो कलेक्टर हैं उनको अवार्ड दिया गया अभी हमारी स्थापना दिवस के अवसर पे। तो उन्होंने अपना एक अलग ही अभियान चलाया था और पूरा टारगेट बेस रखा था कि ये समस्या है कहाँ, क्योंकि कई बार मानसिकता की भी समस्या होती है, खिलाने पिलाने में भी
कई बार, प्लस एक कारण गरीबी भी एक कारण होता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अनुभव की कमी भी होती है, बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण की वजह से कुपोषण नहीं होता, क्योंकि जब महिला एक गर्भवती होती है तो कुपोषण भी उसी समय से शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी सरकार पूरा एक टारगेट रखती है। बहुत सारी हमारे यहाँ मातृ वंदन योजना चल रही है, जिसमें कुपोषण के लिए अलग, उस समय अच्छे पोषण आहार के लिए भी अलग से योजनाएं चल रही हैं, उन्हें कुछ राशि दी जाती है। तो अब क्या हुआ है कि कई योजनाओं के बाद से हमारे यहाँ लगभग कुपोषण दर में 29.3% की क्या आई है, कमी आई है। और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसमें क्या है, सुधार हुआ है। और ये सुधार कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, 13 रैंक का सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश पहले 30वें स्थान पे था, आज वर्तमान में 17वें स्थान पे है। एक सुधार है, सुधार धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि ये बहुत बोलते हैं इस पे बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना होता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है। हमारे स्वास्थ्य विभाग इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विशेषकर जो आंगनबाड़ी होते हैं इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वहाँ की जो सेविकाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इस पे काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। अब बात करी जाए देश में, यदि बात करें तो अति गंभीर कुपोषण जो है दर है वो 2.7% बढ़ा है, देश की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में वहीं 29.3% की क्या हुई है, गिरावट दर्ज की गई। यानी देश में जब कुपोषण, अति गंभीर कुपोषण की यहाँ पे बात हो रही है, यदि बढ़ रहा है, लेकिन हमारे स्टेट में छोटा मोटा नहीं है, लगभग 29% का जो कुपोषण, अति गंभीर कुपोषण है, उस क्षेत्र में कमी आई है। लोगों को आहार वहां तक डिलीवर किया गया है, चाहे वो मिड डे मील के माध्यम से हो, चाहे आंगनबाड़ी, अभी गोद लेने का भी एक कार्यक्रम चला था वो हो, ठीक है। अब दुबलेपन में बात करी जाए तो अन्य राज्यों में सुधार के क्रम में मध्य प्रदेश क्या है, जिन्होंने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की, मध्य प्रदेश उसमें तीसरे स्थान पर है। देश में जहां 8.1% का सुधार हुआ है, मध्य प्रदेश में 26.4% का सुधार हुआ है। देश में कई बार क्या होता है, देश के जो आंकड़े होते हैं उनमें एक प्रभाव ये पड़ जाता है कि कुछ राज्यों ने क्या किया, परफॉर्मेंस खराब कर दी, ठीक है। अन्य राज्य हैं जो कई कारण होते हैं, उनमें यदि कमी आ गई या उनका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो उसका आंकड़ों में प्रभाव, देश की जो पूरी की पूरी ओवरऑल हमारा जो सर्वे होता है उसमें प्रभाव पड़ना एक स्वाभाविक होता है। अब जो चौथा सर्वे था उसमें हमारा जो स्टेट था दुबलेपन में, वेस्टिंग में 32 पोजीशन पे था, अब 24वें में आ गया है। कम वजन में प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है, इसमें भी अच्छा सुधार हुआ है। कहाँ देश में 10 पॉइंट का हुआ है तो प्रदेश में 22 पॉइंट का हुआ है। अब इसके बाद बात करें ठीकनेपन की, तो इसमें हमारे देश में जहाँ 7.8 हुआ है, मध्य प्रदेश इसमें 6वें नंबर पे है। और इसमें 4th सर्वे में मध्य प्रदेश किसमें था, 32वें पे था, अब जो है वर्तमान में 30 पे आया। लेकिन मुख्य बात करें थी बाल विवाह की दर में, देश में 13.1% की गिरावट आई है, जबकि मध्य प्रदेश में 28.7% की गिरावट दर्ज आई है। गिरावट दर्ज आई है मतलब हमारे स्टेट में बाल विवाह अभी भी प्रचलित है, जो कि एक बहुत बड़ी एक समस्या है, सामाजिक समस्या है ये, क्योंकि इसमें हमें एक मानसिकता और कुछ रिवाज चल रहे होते हैं, उन पे बदलाव लाना किसी भी सरकार के लिए एक कठिन काम होता है, क्योंकि कई बार वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे काम करना इतना, या उनको समझाना इतना आसान नहीं होता। सामाजिक समस्या है, प्लस एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि कई बार उनकी व्यक्तिगत समस्याएं होती है जिसकी वजह से बाल विवाह किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप बात करो तो जन्म के समय जो लिंगानुपात है, देश में 1.1% का सुधार हुआ है, तो प्रदेश में 3.1 का हुआ है। शहरी क्षेत्र में हमारे यहाँ जो सिटी है वहां पर प्रति 1000 में 948 बेटियां हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 959 बेटियां हैं। ये एक सोचने वाली बात है, जबकि शहरों को क्या कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे लोगों का जगह होती है और काफ़ी अग्रसोची होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की आलोचना भी की जाती है। लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ पर कन्याओं के जन्म शहरों से ज़्यादा गाँव में हो रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट 50 जिलों के आंकड़ों पे थी, जिसमें से खंडवा में 1000 लड़कों पे 1272 बेटियां हैं। वहीं राजधानी भोपाल में 5000 साल पर इसमें क्या था, 890 थी, अब इसमें बढ़ करके 1261 हो गई हैं। लिंगानुपात में यदि आप बात करो तो सबसे पीछे जो जिला चलता है हमारे स्टेट में वो भिंड है। वहां पर 1000 बेटों में पहले 821 लड़कियां थी, लेकिन अब वर्तमान में 968 है, यानी भिंड में भी काफी अच्छी सुधार किया है। वहां पे करते हैं हम ओवरऑल आंकड़े की, तो इसमें देखेंगे कि यदि हमारे यहाँ जहां का लिंग, टॉप 5 ऐसे जिले जिनका लिंगानुपात सबसे अच्छा है, तो उसमें आपको खंडवा मिलेगा, सिवनी मिलेगा, मंडला मिलेगा, झाबुआ मिलेगा, टीकमगढ़ मिलेगा। तो आपसे ये पेपर में प्रश्न आ सकते हैं, कई बार आए भी हैं। यदि आप पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर उठाएंगे तो आपको इनसे जुड़े हुए प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे। जो पिछड़े 5 जिले हैं उनकी बात करें तो आपको दतिया मिलेगा, सतना मिलेगा, दमोह, रायसेन और सीधी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि संख्या की बात करी जाए तो जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है खंडवा की है, जहां पर पहले 823 था और इसने 1272 यहाँ पे लड़कियों का जन्म आज की डेट में हो रहा है।
दो ऐसे जिले हैं जहां पर पहली बार सर्वे हुआ है, उनमें एक शाजापुर है, दूसरा आगर है, फिर भी इनकी जो संख्या है वो 1000 के ऊपर है। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। प्रदेश हमारे स्टेट में जो प्रोजेक्ट उदिता कार्यक्रम चल रहा है, ये कब से प्रारंभ किया गया है? तो ये जो कार्यक्रम है, ये इसकी शुरुआत 2016 से हुई है, नवंबर 2016 से। ये जो प्रोजेक्ट उदिता है, एक प्रकार का, ये आप ये मान के चलिए, यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा तो ये किशोरी जो हमारे बालिकाएं होती हैं, इनकी जो एक मेंटल से या हेल्थ से रिलेटेड कोई एक समस्या होती है, तो उसको जागरूक करने के लिए, उसके बारे में उनको अवेयर करने के लिए एक प्रोग्राम है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। इसके लिए एक अलग से नंबर भी होता है, साथ में वो जाकर के एक सेंटर बनाए जाते हैं, वहां पे जाकर के बात भी कर सकती हैं। तो ये जो अभियान है, ये कार्यक्रम है, ये चालू हुआ था 2016 से, 1 नवंबर 2016 से हमारे मध्य प्रदेश का जब स्थापना दिवस होता है तब। और ये प्रदेश के जितने भी हमारे 52 जिले हैं, सभी जगह पर क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। साथ में इसमें कुछ चीजें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। बढ़ते आगे की तरफ, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। प्रदेश में आहार अनुदान योजना कब से आरंभ किया गया है? तो इसकी जो आहार अनुदान योजना है, ये शुरुआत की गई है 2017 से। अब ये कब से? 23/12/2017 से इसकी शुरुआत हुई है। ये विशेषकर जो योजना है, हमारे स्टेट की जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, बैगा, भारिया और सहरिया, उनको टारगेट में रख करके ये योजना चल रही है। इसमें क्या है, इनकी आर्थिक मदद की जाती है, लगभग 1,000 रुपए की प्रतिमाह इनको दिए जाते हैं। साथ ही में उनके परिवार को क्या किया जाता है, आहार प्रदान किया जाता है, खाते में पैसे भी जमा कराए जाते हैं, क्योंकि ये इनकी एक कुपोषण या बहुत सारी ऐसी समस्याएं, कई बीमारियां हैं जो इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे सरकार ने फोकस करने के लिए जो आहार अनुदान योजना चला रखी है, ये विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए है। 23/12 से चालू हुई थी। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, सहारिया है। ठीक है, 1,000 रुपए प्रतिमाह इस पे क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। अभी जब ये लाडली बहना योजना चलेगी, वो 1,000 रुपए भी इसमें इंक्लूड होंगे, इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं रखना। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना जो योजना है, किस वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को योजना के लाभ पात्रता होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 23 वर्ष से 60 वर्ष का होगा। यह योजना से आपसे पूछा जाए कि इसकी शुभारंभ कब हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो शुभारंभ हुआ है वो 5 मार्च 2023 से होगा। ठीक है, अब आप इसमें ये बात करेंगे, दो चीजों का कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि इसमें जो राशि अंतरण होने वाली है जून से होगी। ठीक है, तो इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं रखना कि ये शुरुआत जून से हो रही है, नहीं, शुरुआत इसकी 5 मार्च से हो रही है, लेकिन जो राशि दी जाएगी वो जून से दी जाएगी, क्योंकि इसके बीच में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देखा जाएगा कि अगले व्यक्ति ने जिसने आवेदन किया है वह उसके लिए आवेदन उसका सही है या नहीं है। अब बाकी की चीजें इसमें ये रहेंगी, आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि इसमें 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इनकम टैक्स पे होना नहीं चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, और आयकर दाता तो होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए अब यहाँ पे एक प्रश्न आपसे और बन सकता है कि इसमें सरकार ने इसके लिए कितने रुपए का बजट अलॉट किया है, क्योंकि इस बार का जो बजट था वो पूरी तरह से महिलाओं पे केंद्रित था, बहुत ज्यादा केंद्रित था। सरकार ने लगभग आप ये कहें कि 51% जो फोकस किया अपने बजट पे वो महिलाओं पे केंद्रित किया है। तो आपसे इस पे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार 8,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी और 5 साल के लिए इस योजना पे अलग अलग वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य भी है, नारी कल्याण के लिए भी किया गया है। ठीक है, ये योजना 5 मार्च से चालू हो जाएगी। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा कहां पर? भोपाल में। ये स्किल पार्क है, किसके नाम से? संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क है। और ये जो है, इनको रैदास भी कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था काशी में हुआ था। हमारे यहाँ संत रविदास जयंती भी मनाई गई थी अभी सागर पे, और प्रतिवर्ष माघ माह में मनाई जाती है। तो उन्हीं के नाम पे ये स्किल पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 6,000 जो टेक्निकल उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा इस अन्य स्किल सेंटर भी बनाए जाएंगे। बजट में इसकी घोषणा की गई। वो सेंटर कौन से होंगे? एक तो ग्वालियर होगा, जबलपुर होगा, सागर होगा, रीवा होगा, जहां पर स्किल सेंटर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर होगा? ये होगा भोपाल में। ठीक है, यहाँ पे विशेषकर जो अनुसूचित जाति जिले हैं वहां उनके एक सामुदायिक भवन भी बनाए जाएंगे, सरकार ने घोषणा करी है वहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम की, ताकि उनकी व्यवस्था हो। और यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग के जो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे यदि कोई ट्रेनिंग चाहते हैं तो वो भी की जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की। अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा भोपाल में।
अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ पर आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, हॉकी भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, जो अंतर गेम्स होते हैं वो भी खेल सकते हैं। ठीक है, साथ में टीटी नगर स्टेडियम है ही, इससे लगा हुआ है। तो सरकार तैयारी कर रही है कि जो बड़े आयोजन है वो आने वाले समय पे मध्य प्रदेश को क्या करें, मिलने लगे। इसकी घोषणा काफी पहले हो चुकी थी, वर्ष 2011 में, जब इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसने क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन अब इस पे प्रोग्रेस जो है वो अभी जब हमारे यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं तब हुआ है। इसके लिए अलग अलग टाइम पे बजट भी जारी किया गया। इसके अलावा सरकार ने अन्य जो घोषणाएं करी हैं युवाओं से जुड़ी हुई, आप इस स्लाइड पे यहाँ पे देख लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 13 की, कि मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना जो कि इस बार सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई है पूरे के पूरे बजट में, वो किस कक्षा को पास करने वाली लड़की को दी जाएगी। तो वो केवल लड़कियों के लिए, लड़कों को इस पे ध्यान नहीं देना है, उनसे केवल प्रश्न पूछा जाएगा। वो है 12th क्लास पास करने वाली कन्याओं को दिया जाएगा, क्योंकि ये 10, 11, 9 को इसलिए नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, इसके पहले इनको साइकिल दे दी जाती है और हमारा जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो इस समय पे नहीं बना होता। तो स्वाभाविक रूप से 12th क्लास पास करने वाली किन लड़कियों को दिया जाएगा, जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगी। तो एक बात ये भी है, कितने परसेंट या सर्वोच्च अंक, ये भी लिख सकते हैं ऑप्शन में, तो ध्यान रखना सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा, ई स्कूटी प्रदान की जाएगी, पेट्रोल से चलने वाली नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब ये है नारी कल्याण के लिए सरकार कितना खर्च करने वाली है, तो ये भी ध्यान में रखना है। महिलाओं के लिए अलग अलग कार्यक्रम सरकार ने किया है, तो 8,000 करोड़ रुपए जो केवल मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में सरकार खर्च कर रही है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे आ सकता है, या तो 1,000 या तो 8,000, इन अंकों को आपको ध्यान रखना है। और ये जो स्कूटी वाली योजना है, ये हमारे स्टेट के लगभग 5,000 जो विद्यालय हैं, इसमें 12वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक जो लाएंगे उनको स्कूटी दी जाएगी। तो महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं में सरकार ने कितना अलॉटमेंट किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बस आपको लाडली बहनों को किसी प्रकार से नहीं छोड़ना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 14 की। एमपी फॉर्म गेट एक ऐप है, एमपी फॉर्म गेट ऐप, ये कब लॉन्च किया गया, तो ये जो लॉन्च किया गया जून 2022 में किया गया है। ये ऐप है क्या, इसमें किसान अपना जो अनाज है वो घर बैठे बेच सकता है। इसमें व्यापारी भी होते हैं और किसान भी रजिस्टर्ड होता है। तो व्यापारी को क्या कर सकता है, विक्रय कर सकता है। इस ऐप का जो संचालन होता है वो एमपी राज्य कृषि विपणन बोर्ड और एनआईसी के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ की लगभग वेबसाइटें एनआईसी के द्वारा डेवलप की जाती हैं, ऐप भी एनआईसी के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। इस ऐप को लॉन्च कब किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था 6 जून 2022 को। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या किया है, तो ऊर्जा सब्सिडी के लिए 13,000 करोड़ रुपए की घोषणा करी है, फसल बीमा के लिए 2,000 करी है, क्योंकि कृषि से जुड़ा हुआ प्रश्न एक बार पूछा गया था कि कृषि क्षेत्र में सरकार ने कुल अलॉटमेंट कितना किया है। ठीक है, तो आपको इसमें मोटे अनाज को बढ़ावा भी मिलेगा, मत्स्य संपदा के लिए किया है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग अलॉटमेंट किए हैं। प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें तो मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के उद्देश्य में किसे पशुपालन से जोड़कर रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध कराना है। तो ये जो योजना है ये विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए है। ये पहले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही थी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए। पहले इसमें केवल गाय दी जाती थी, लेकिन अब भैंसें भी दी जाएंगी साथ में। मेन उद्देश्य ये है कि एक तो कुपोषण दूर करना, दूसरा उनका रोजगार के अवसर उनके लिए और सृजन करना। विशेष पिछड़ी जो जनजातियां हैं, बैगा हैं, सहरिया हैं और भारियां हैं, इनको सरकार क्या होगी, एक दुधारू पशु देगी, ताकि दूध के माध्यम से भी इनके पास क्या हो, एक तो फाइनेंशियली मजबूत हो, इनकी आय हो, साथ ही में गोबर और बाकी चीजें भी यदि ये बेचते हैं तो उनसे भी इनकी आय हो, और ये क्या हो, प्राकृतिक खेती की तरफ क्या हो, मोटिवेट हो। इन सब उद्देश्यों के साथ ये सरकार की तरफ से योजना चल रही है। इसमें 2 जानवर इन्हें दिए जाएंगे, जो पशु दिए जाएंगे। कार्यक्रम में 90, इसमें क्या होगा, 90% की जो शासकीय अनुदान है, 10% जो हिताग्रही का अंशदान होगा, यानी 10% आपको पेमेंट करना है, 90% का सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। विशेष पिछड़ी जनजाति की यदि आप बात करो तो 6 जिले हैं, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट। ठीक है, भारिया के लिए छिंदवाड़ा और सहरिया जनजाति के लिए ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर कला, मुरैना, भिंडी जिले में ये कार्यक्रम क्या होंगे, ये चलेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 16 की। प्रदेश में सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कितने स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। तो इसकी जो संख्या है 370 है। सीएम राइज स्कूल के लगातार उद्घाटन हो रहे हैं। कुल बात करो यदि आप, तो कुल यदि आपसे पूछा जाए कभी भी, तो 9,200 सीएम राइज स्कूलों का निर्माण किया जाना है। इस बजट में 370 स्कूलों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 275 स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, 95 जो जनजाति कार्य विभाग है उसके द्वारा होगा। ठीक है,
इसके अलावा शिक्षा से जुड़े हुए सरकार ने क्या किया, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना है, सीएम राज के लिए 3,320 रुपए। पर करंट के जो स्कूल हैं उनमें पीएम श्री योजना चल रही है, उनको आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। 25 चिकित्सा महाविद्यालय हैं, इनको क्या करना है, इनको चालू करना है। नए नर्सिंग कॉलेज की सीटें भी बढ़ाई गई हैं, ठीक है। और उच्च शिक्षा के लिए क्या किया गया है, भवन निर्माण के लिए अलग से अलॉटमेंट किया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश ने कितने करोड़ से अधिक के निवेश इंटेंट प्राप्त किए हैं, यानी वादा प्राप्त किया है कि हम इतने रुपए का निवेश करेंगे, कमिटमेंट प्राप्त किया। तो ये प्राप्त किया 15,42,500 करोड़ रुपए का कमिटमेंट सरकार के साथ हुआ है कि हम इतने का निवेश करेंगे। इनमें से कुछ अभी धरातल पे आ गया है, बाकी की चीजें धीरे धीरे होती जाएंगी। तो यदि आपसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तो एक तो आपको कि सरकार बजट में भी इसका बाकायदे बोल रही है, विधानसभा में इसने रखा है, तो इसको हमें याद रखना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने देश साझेदार के रूप में रहे, तो 10 देश रहे। कब हुआ था, तो 11-12 जनवरी को हुआ था, प्रवासी भारतीय दिवस के ठीक 2 दिन, मतलब जब खत्म हुआ उसके अगले दिन से ये स्टार्ट हुआ था। और ये छठा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था। सरकार को अलग अलग, मतलब जो हमारे क्षेत्र वहाँ अलग अलग हुआ है, अलग सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ को मिला है, उसके बाद अन्य जो क्षेत्र वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। बात करी जाए डिजिटल पहल में, तो सरकार ने पीएम गति शक्ति डाटा सेंटर बनाया मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा आईटीआई पार्क की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र हैं, डिजिटल के रूप में क्या क्या सरकार करेगी। प्रश्न क्रमांक 18 की बात करें कि संत रविदास महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है सागर में। सरकार ने इसको बजट में बाकायदे बताया है कि हम ये चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि सागर के बड़तुमज में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और उसमें वहां पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवा हैं उनको उद्योग लगाने के लिए यदि आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किया जाएगा, तो 20% भूखंड आरक्षित किया जाएगा। साथ ही में एमएसएमई की जो क्लस्टर नीति है उसमें उनको एक क्लस्टर में एक जगह दी जाएगी, उनको प्लॉट अलॉट किया जाएगा। इसके अलावा सरकार धार्मिक पुनरुत्थान में क्या कार्यक्रम कर रही है, तो एक प्रश्न आपका ये है, एकात्म धाम बना रही है जो कि आचार्य शंकर संस्कृति एकता न्यास है, जो हमारे यहाँ का धार्मिक संस्कृति मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना हो रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में नया ये हुआ है कि अब आप हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन कर सकते हैं। संत रविदास जी की एक मूर्ति बनाई जाएगी। महाकाल लोक बन चुका है, 2 स्टेज का रह गया है। देवी महालोक की एक स्थापना का बोला गया है। दिव्य वनवासी रामलोक चित्रकूट पे बोला गया है। राम राजा लोक ये और ओरछा पे बोला गया है कि ये चीजें हम करेंगे। आगे की तरफ एमपी का पहला एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा भोपाल की करोन मंडी है वहां पे बनाया जाएगा। ये होता क्या है, ये जो एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम है यहाँ पर जो फूल आते हैं उनको क्या है कि उनको रखने का एक स्पेस है ताकि फूल खराब ना हो। कई बार क्या होता है फूल आए क्योंकि वो खराब बहुत जल्दी होते हैं तो किसान क्या होता है कि औने पौने दाम में उसको बेच के निकालना चाहते हैं क्योंकि वो खराब हो जाता है। यदि वो पता चला कि 50 क्विंटल लेके आया है उसका यदि 1 क्विंटल भी खराब हो गया तो वो उसको लॉस है। तो इसके लिए उनको एक मंडी बनाई गई जहाँ पे ये क्या होंगे, वो सुरक्षित रहेंगे, वो वेट भी कर सकते हैं कि हमें आज अच्छा प्राइस नहीं मिला तो हम इसको बाद में निकालेंगे। तो ये सब चीज़ों की उनकी एक व्यवस्था होती है, ये मनाई कहा जा रही है। ये हमारे स्टेट का पहला एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम होगा। ये भोपाल की जो करोन मंडी है वहां पर बनाई जा रही है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 20 की। अटल प्रगति पथ संबंधित है, ये जो अटल एक्सप्रेसवे है इसका संबंध किस जिले से है, तो इसका जो संबंध है अटल जी के ग्वालियर से है। अब ये क्या है, ये इटावा से कनेक्ट होगा। ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये चंबल नदी है, इसके इधर की तरफ आपको अटल प्रोग्रेसवे है ये दिखेगा। ये अलग अलग जिलों से कनेक्ट होता हुआ जाएगा। जितने भी प्रोग्रेसवे बन रहे हैं उसके दोनों तरफ जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। ये 404 किलोमीटर का होगा। भारतमाला जो परियोजना है उसके जो 4 सड़क मार्ग है उनसे जुड़ रहा है, 4 लेन होगा ये। राजस्थान कितने राज्यों को जोड़ेगा, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ये 3 राज्यों से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब एंट्रेंस कहाँ से होगा, एग्जिट कहाँ से होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर मुरैना भिंड जिले से ये होकर के गुजरेगा। और यदि आप ये कुल जो प्रोग्रेसवे है ये 404 किलोमीटर का है, लेकिन ये श्योपुर मुरैना और भिंड जिलों से 313 किलोमीटर की लंबाई क्या होगी, गुजरेगी। अब इसके साथ साथ आसपास इसके अगल बगल जो टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क है, लॉजिस्टिक पार्क है, फूड प्रोसेसिंग है, ये सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, डेवलप की जाएंगी। क्योंकि
जो एक्सप्रेसवे होता है सबसे बड़ा माध्यम होता है लॉजिस्टिक के लिए, यानी जो सामान के हैवी व्हीकल्स होते हैं वो यहीं से गुजरते हैं। तो इसके आसपास यदि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो शहरों के अंदर जो ट्रैफिक होता है वो नहीं होगा और इनको भी एक आराम रहेगा। इनका एक बहुत बड़ा टाइम मैनेजमेंट होगा, बहुत कम समय में ये क्या करेंगे, डिलीवरी करेंगे। तो इनकी क्या होगी, आय भी बढ़ेगी और जो शहर की तरफ ट्रैफिक होता है वो भी कम होगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे की बात करी जाए तो ये राज्य में कहाँ से प्रारंभ होगी, तो ये प्रारंभ होगी अमरकंटक के जो वहां पर कबीर चबूतरा है वहां से प्रारंभ होगी और कहाँ तक जाएगी, ये जाकर के गुजरात की जो हमारे झाबुआ जिला है वहां पर समाप्त होगी और गुजरात में इसमें क्या होगा, एंट्रेंस होगा। इसकी कुल लंबाई 906 किलोमीटर होगी। ये डिंडोरी जबलपुर से होते हुए लास्ट में झाबुआ पे खत्म होगी और गुजरात पे क्या होगा, कनेक्ट होगा। इससे कई बार इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं, इसको ध्यान में रखना है। सरकार ने जो हमारे यहाँ का अधोसंरचना है उस पर किस किस क्षेत्र पे क्या खर्च कर रही है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। नर्मदा प्रगति पथ, नर्मदा एक्सप्रेस पे 900 किलोमीटर की सड़क, अटल प्रगति पथ 299 किलोमीटर की। ठीक है, ये आंकड़े जो है कई जगह अलग अलग लिखे हैं, बहुत जगह स्लाइड्स पे अलग अलग लिखे हैं, हमारी आपकी तरह मानव ही बनाते हैं, लेकिन बजट में जो दिया गया है उसको हमें अंतिम सत्य मानना है। विंध्य एक्सप्रेसवे की अभी घोषणा हुई है। प्रदेश में सिंचाई के लिए 11,049 करोड़ रुपए और सड़कों के लिए 10,182 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विंध्य एक्सप्रेसवे इसकी घोषणा भी हाल में हुई है। कहां से कहां तक जाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो जाएगा भोपाल से सिंगरौली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ऊर्जा राजधानी सिंगरौली तक जाएगा। कहां से कहां होते हुए जाएगा, ये सिंगरौली से चाहे आप भोपाल जाओ चाहे सिंगरौली, भोपाल से सिंगरौली, तो सीधी रीवा सतना दमोह सागर होते हुए ये जाएगा और बाकी की चीजें वही रहेंगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दोनों की तरफ डेवलप किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित बनाने का लक्ष्य रखा है, तो ये गाजे बाजे के साथ शोर मचा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है कि 65 लाख हेक्टेयर का रखा है। और ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए कि जब ये सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश में जो सिंचित भूमि थी वो थी 7 लाख हेक्टेयर, जो अब हो गई है वर्तमान। दो बातें आप ध्यान रखना, वर्तमान में कितनी है तो 43 लाख हेक्टेयर है, भविष्य में कितनी होगी तो 65 लाख का इन्हें 2025 तक का टारगेट रखा है। 3 प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। 43 लाख करंट में है, 2025 तक का लक्ष्य रखा है। यदि आपसे घुमा के पूछा जाए 65 लाख हेक्टेयर कब तक करना है तो 2025 में करना है, 2025 तक कितना करना है, 65 लाख हेक्टेयर करना है। इससे इतने परिवार हैं, इनको क्या होगा, जल जीवन मिशन चल रहा है, लगभग 1,22,00,000 परिवारों तक पानी से जल जो है पाइपलाइन के माध्यम से पीने योग्य जल पहुंचाया जा रहा है और ये टारगेट 2024 तक का है। इनमें अभी सरकार ने कर लिया। बुरहानपुर हमारे देश का पहला जिला है जहां सभी घरों में नल का पानी आ रहा है। ठीक है, प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 21,000 मेगावाट है, जिनमें से आपको रिन्यूएबल एनर्जी की बता दी गई थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 24 की। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना 2022 में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार हेतु किस देश में भेजा जाएगा, यानी विदेश भेजा जाएगा, वो भेजा जाएगा। यूक्रेन में बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा, वहां युद्ध चल रहा है, चाइना कोई जाना नहीं चाहेगा। बात होगी तो जापान जरूर जाना चाहेगा। तो जापान में लगभग 200 युवाओं को ट्रेनिंग पर्पज से स्किल्ड करने के लिए सरकार की तरफ से विदेश भेजा जाएगा और उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसके लिए सरकार अलग अलग इसके क्लॉज हैं वो उनको फुलफिल करने वालों को भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है, तो ये की गई है ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में। इसके अभी हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है सरकार ने, क्योंकि सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है तो 50वां जिला है। 24 मई 2008 को सीधी जिले से विभाजित करके बनाया गया था और इसे स्टेट की क्या कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब क्योंकि माइनिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है इसलिए माइनिंग कॉलेज वहाँ पे इनॉग्रेशन कर दिया गया है, उसकी आधारशिला रख दी गई है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा जो सिंगरौली है ये फेमस है अपनी माडा की गुफाओं के लिए। ठीक है, ये सिंगरौली जिले की माडा तहसील में आती है, 7वीं 8वीं शताब्दी की हैं। कुल कितनी गुफाएं हैं आगे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 26 की। सर, प्रदेश के किस जिले में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रदेश के इंदौर जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। डिटेल देख लेते हैं कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है इंदौर के समीप पीथमपुर पे किया जा रहा है। और ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये है कि एक तरह से आप ये बोलो कि बहुत बड़ा एक जगह होगी जहां पर पूरा का पूरा क्या होगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी और केंद्र सरकार की तरफ से ये डेवलप किया जा रहा है
कि यहाँ पर जो बहुत हैवी व्हीकल्स होते हैं वो यहाँ पर आवागमन उनका हो सके, और ताकि क्या होता है कि इसके एक तो सबसे बड़ी बात ऊर्जा की बचत, क्योंकि छोटे छोटे व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन होता है तो डीजल की खपत बहुत ज़्यादा होती है, समय ज़्यादा लगता है और सड़कों पे लोड बढ़ता है। तो अब ये चाह रहे हैं कि हम हैवी व्हीकल्स जो बड़े स्तर के आते हैं कंटेनर, उनका उपयोग करें। उनको फिर क्या होता है, उनको पलटी करने के लिए भी एक ऐसा क्या होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये सब क्या हो सके, खड़े हो सके। तो उन्हीं उद्देश्यों के साथ 35 मॉडल जो ये है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में साणंद के पास बन रहा है, ठीक है। और सबसे पहली जो आधारशिला रखी थी वो असम के जोगीघोपा में रखी थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे यदि आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे MPPSC प्री 2022 की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आप इसको परचेज कर सकते हैं और आप इसको कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। प्रदेश में PM मातृ वंदन योजना में देश में किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश PM मातृ वंदन योजना में प्रथम स्थान पर है। क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है कि यहाँ पर जो राशि दी जाती है राज्य को, उसको खर्च करने के मामले में सबसे आगे है और उसको सही जगह पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई क्या क्या है, तो 2337 करोड़ रुपए टोटल खर्च किए जा रहे हैं। अलग अलग मिशन के लिए सरकार ने एक घोषणा और करी है कि जो इसमें सीटें हैं MBBS की ये बढ़ाई जाएंगी, 3605 और PG में 915 हो गई हैं, ठीक है। और आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, ठीक है। और हिंदी में, कि आपको पहले ही जा चुका है कि हिंदी में पढ़ाई चालू करी गई है मेडिकल की। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 28 में मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब कितने साल तक किसी भी कानूनी अनुमति की आवश्यकता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कि 3 साल तक आपको किसी भी प्रकार से कानूनन परेशान नहीं किया जाएगा। आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, आपके यहाँ किसी भी प्रकार की रेट 3 साल तक नहीं मारी जाएगी। आपको गलत काम नहीं करनी है बस, ठीक है। आपको कोई भी कर्मचारी अधिकारी आपके आसपास आके आपको परेशान नहीं करेगा। कितने साल तक? 3 साल तक। इसके बाद की गारंटी सरकार की नहीं है। ये कैसे किया गया है? इसके लिए मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन सरलीकरण अधिनियम 2023 लागू किया गया है। निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। 22 MME जो MSME क्लस्टर हैं उन पर कार्य चल रहा है। तो प्रदेश में लगभग 22 MSME क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। स्टार्टअप पॉलिसी हमारे यहाँ लागू है, कई परिवर्तन उस पर किए गए हैं। 51 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज के अंतर्गत कितनी सेवाओं के लिए डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 35। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बजट में जो सरकार ने बताया है, जो बजट पटल पे रखा है विधानसभा में, पिछले वर्ष की तरह एक आध गलतियां की हैं, तो इन्होंने वहां पर 35 सेवाओं को बोला है कि हम 35 सेवाओं के लिए 30 डेज में जो है अप्रूवल देते हैं। लेकिन आप इनकी जो बाकी की जगहें हैं या इनकी घोषणाएं हैं उनमें आप जाओगे तो उस पर आपको 45 सर्विसेज मिलेंगी, 45 सर्विस मिलेंगी। तो ये दोनों आंकड़े सरकार के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। तो इसको मैं कंफर्म आपको नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के दोनों ये जो संख्या है ये ऑथराइज जगह में है। बजट में इनने 35 बोला है, ठीक है। सरकार की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे इन्होंने 45 बोला है। तो 35 सेवाएं हैं कि 45 सेवाएं हैं, ये डिपेंड करता है आपके भाग्य पर कि आयोग उसको आंसर क्या मानता है, ठीक है। आपको यदि कोर्ट जाना होगा, क्योंकि जाना तो पड़ेगा, बिना कोर्ट के तो पेपर नहीं खत्म होने, तो वहां पे आपको दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। क्योंकि एक बजट का पन्ना लेके जाएगा, कहेगा 35 सेवा बोले थे, दूसरा बंदा लेकर के जाएगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट सबमिट करी थी वहां पर आपने जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए थे वहां पे आपने क्या कहते कि 45 सर्विसेज, ठीक है। कितने विभाग हैं? तो इसमें अप्रूवल 12 जो डिपार्टमेंट हैं वो आपको देते हैं सेवाएं, ठीक है। अब अलग अलग विभाग की अलग अलग हैं और सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया है वो यहाँ पे हमने आपको बता दिया। मध्य प्रदेश में लगभग 2750 स्टार्टअप्स हैं, 51 इंक्यूबेशन से जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 30 की मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने जिलों के जनजाति बहुल विकास खंडों के ग्रामों तक राशन वितरित होता है? प्रदेश के कितने जिलों के? इसकी बात होगी तो 20 जिले के, ठीक है। 3 बातें याद रखनी है, 20 जिले, 89 जो जनजाति बहुल खंड हमारे यहाँ है ही वहाँ, और गाँव की संख्या 7511 है।
जहां पर इसकी शुरुआत कब से हुई थी? जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई थी 15 नवंबर 2021 को। तब मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। जनजाति गौरव दिवस के दिन भोपाल से इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। इसमें जो वाहन है वो उनकी चाबी दी गई थी। इसमें पूरा का पूरा एक जो जनजाति समूह है उसको जोड़ा गया है। अब जो अन्न है वो उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, तो इसमें रोजगार भी डेवलप हो रहा है, साथ में लोगों के घर पे राशन भी पहुंचाया जा रहा है। और ये इस ग्राम योजना के अंतर्गत 30 दिन तक राशन पहुंचाया जाता है। ठीक है, लोगों को अब क्या होगा कि जो वहाँ पे दुकान होती है पीडीएस की, वहाँ पे नहीं जाना होगा। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका पूरा का पूरा जो संचालन, इसमें जो जुड़े हुए लोग होंगे जिन्हें रोजगार मिलेगा इसमें, वो अनुसूचित जनजाति के युवा होंगे, उन्हें इससे जोड़ा गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन किया गया है? तो ये किया गया 1074, 1074 जो गाँव है अनुसूचित जाति बहुल ग्राम है, उनको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना गाँव में जो आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत किया गया है। बहुत सारी योजनाएं होती हैं सरकार की, गांव से जुड़ी हुई होती हैं, उनको एक आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाता है। जिला पंचायत भवन बनाना, वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना, वहाँ पे सड़कें बनाना, वहाँ पे पर्यावरण से जुड़े हुए कार्य करना, ठीक है, लोगों को पशुधन से जोड़ना, और साथ में जो खेती होती है उस पे उनको कनेक्ट करना। ठीक है, तो बहुत सारे सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, एक गांव को पकड़ा जाता है, उस पे ये क्या किया जाता है, वहाँ पे ये सारे डेवलपमेंट एक साथ किए जाते हैं ताकि अगल बगल के जो गांव के लोग हैं वो भी इन योजनाओं का लाभ लेने या इस प्रकार के कार्य करने के लिए क्या हो, मोटिवेट हो। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 32 की। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश के चिन्हा के 272 जिलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें दतिया रहा है, जिसने नशा मुक्त जो भारत का अभियान चल रहा था उस पर सबसे अच्छा कार्य किया है। इसको देश में सर्वश्रेष्ठ जिला दिया गया। वहीं बात करी जाए देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा था, तो मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश राज्य और जिला दोनों में नंबर 1 पे रहा है, उसमें दतिया जिला रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 33 की कि राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में कितने हजार करोड़ के सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने की घोषणा करी है? ये एक छिपा हुआ प्रश्न है, बहुत बारीकी से जब आप बजट पढ़ेंगे तो आपको पकड़ में आएगा। तो ये मेरे को ऐसा लग सकता है कि सरप्राइज प्रश्न आपको मिल सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि 1000 करोड़ रुपए के सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इनका उद्देश्य क्या है कि बच्चे, महिला और विकलांगजन या जो निराश्रित होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते हैं स्टेट के, इनके लिए सरकार क्या करेगी? एक तो पहले बॉन्ड जारी करेगी, किसके माध्यम से? जो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो इन कल्याणकारी कार्यों में लगती हैं, सोशल सर्विसेज में कार्य करती हैं, इनके सहयोग से इन लोगों के लिए क्या किया जाए, डेवलपमेंट कार्य किए जाए, सरकार की योजनाएं या इनके लिए जो जो भी कार्य हो सकते हैं वो किए जाएं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, और ये किसके माध्यम से? जो सोशल सर्विस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से इसको पूरा का पूरा ऑपरेट किया जाएगा। इन पैसों को वहाँ पे क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा उन पे। तो मॉनिटरिंग भी प्रॉपर इसमें होती है, क्योंकि इसमें जो जिम्मेदार लोग पैसा लगाते हैं वो इसको बहुत बारीकी से क्या करते हैं, इस पे नजर रखते हैं। इसके अलावा सरकार ने इसके लिए, आपको दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, सरकार 1000 करोड़ रुपए के सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करेगी, ठीक है, लेकिन बजट में सरकार ने इसके लिए क्या किया है कि 100 करोड़ रुपए का आउटकम फंड निर्मित किया है, यानी सरकार इस पे फंड डालेगी 100 करोड़ रुपए का। तो इनको लेकर के आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि 1000 करोड़ रुपए का फंड सरकार दे रही है। सरकार 1000 करोड़ रुपए का क्या कर रही है, बॉन्ड जारी करेगी, जो आम लोगों के बीच में जाएगा। दिव्य वनवासी रामलोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दिव्य वनवासी राम कहाँ थे? चित्रकूट में थे, उन्होंने वनवास वहीं बिताया था, तो वहां पर डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा एकात्म धाम कहाँ बनाया जाएगा? तो ओंकारेश्वर में, ठीक है। सलकनपुर में श्री देवी महालोक का निर्माण किया जाएगा। सागर में संत रविदास स्मारक बनाया जाएगा। ओरछा में राजा राम की पूजा होती है, तो वहां पे राम राजा लोक, और चित्रकूट में दिव्य वनवासी रामलोक की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 358 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा भारत भवन में कलाग्राम, रामपाली बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय, ये पूछा जा सकता है। ग्वालियर में हिंदी भवन बनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की साथ में स्मारक की स्थापना भी क्या करी है, प्रस्तावित करी है, अभी शायद उसका उद्घाटन भी करके वो आए हैं। नगर निगम इंदौर द्वारा ग्रीन बॉन्ड से कितनी राशि जुटाई गई है? बजट में बताया गया 244 करोड़ रुपए की राशि जो है इंदौर ने जुटाई है ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से। किसके लिए करी है? स्वच्छ ऊर्जा के लिए, सोलर एनर्जी के क्षेत्र पे इसको निवेश करने के लिए उन्होंने ये राशि जुटाई है। बिजली के बिल जो अभी पूरे नगर निगम के भरे जाते हैं
वो अब सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, उसके माध्यम से पूरा का पूरा नगर निगम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगा और बिजली विभाग को पैसा देना बंद कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी और जो अभी ये पैसा 5 करोड़ के लगभग ये प्रतिमाह जो खर्च कर रहे हैं, साल का 60 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये इनकी बचत होगी और ये कहाँ पे लगाएंगे, बाकी के ग्रीनरी पे ये खर्च करेंगे, तो इसीलिए इसे ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 36 में बात करें, सरकार का मलेरिया एवं फाइलेरिया को किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य है। तो ये जो लक्ष्य है सरकार का वर्ष 2030 तक का है। अन्य लक्ष्य भी हैं, मीजल्स रूबेला को 2023 तक, क्षय रोग को 2025 तक, मलेरिया एवं फाइलेरिया को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 37 में कायाकल्प अभियान का उद्देश्य क्या है। कायाकल्प अभियान को लेकर के कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसके दो अभियान चल रहे हैं। एक तो ये सड़कों के उन्नयन एवं सुधार से जुड़ा हुआ है कायाकल्प अभियान, इसमें नगरीय निकाय के जो सड़कें होती हैं उनको क्या किया जा रहा है, सुधारा जा रहा है सिंगल, ठीक है, लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से। लेकिन एक चल रहा है संपूर्ण कायाकल्प अभियान, ये चल रहा है आपका स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। इस पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं या उन पे जो उनके जो अधोसंरचना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी में हॉस्पिटल्स वगैरह में बेड सीट हो गई, वहाँ पे जो स्ट्रेचर वगैरह हैं या वहाँ की बिल्डिंग खराब है, गंदगी है, उन सब चीज़ों के लिए एक चल रहा है संपूर्ण कायाकल्प। जब संपूर्ण कायाकल्प की बात होगी तो आपको स्वास्थ्य वाले में टिक करना है, जब केवल कायाकल्प के अभियान की बात होगी तो आपको जाना सीधे नगरीय विकास आवास विभाग की तरफ, जहाँ पर सड़कों का कार्य किया जा रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 38 की। ग्राम काली बिल्लो देश का पहला ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन इकाई यानी FSTP के निर्मित हुआ है किस जिले में है। तो ये है आपका इंदौर जिले का गांव है। और जो स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण हुआ था इसमें मध्य प्रदेश से भोपाल पहले नंबर पे था, इंदौर जो है तीसरे नंबर पे था। ठीक है, यहाँ का एक गांव है जहाँ पर क्या है, देश का ये पहला ग्रामीण जो मल कीचड़ प्रबंधन इकाई यहाँ पर निर्मित की गई है। तो ये गांव किस में जिले में आता है, तो इंदौर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 39 की, जो कि नहीं है लेकिन बजट से जुड़े हुए प्रमुख बिंदु। आपको इसकी PDF वहां पर उपलब्ध रहेगी टेलीग्राम चैनल पे। आपको एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहां से आपको PDF डाउनलोड करनी है और इससे लगभग प्रश्न जो बन सकते थे वो बता दिए गए, क्योंकि सरकार जब बजट रखती है तो अपनी योजनाओं के बारे में बताती है कि हम ये कार्य कर रहे हैं। एक आध दो नई योजना इसमें शुरू हुई है, एक तो स्कूटी वाली योजना है जो नई है, एक बॉन्ड जारी किया गया वो नहीं है, लाडली बहना योजना काफ़ी पहले से आ गई थी लेकिन बजट का अलॉटमेंट अभी किया गया है। बाकी की सारी चीज़ें पहले से चल रही थी, सर अब गवर्नमेंट ने बताया है कि हम इस पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने केवल बजट अलॉटमेंट का बताया, लेकिन उन योजनाओं से या उन कार्यों से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बता दिए हैं कि ये योजना में बजट अलॉटमेंट यदि इतना हुआ है तो ये चल कब से रही है और इसके उद्देश्य क्या हैं। क्योंकि जो हर योजना या हर कार्य से जुड़े हुए उद्देश्य होते हैं, साथ में कब से प्रारंभ की गई वो होती है। बजट अलॉटमेंट एक बार आपसे हो सकता है कुछ योजनाओं की नहीं पूछे, लेकिन जो लाडली बहना योजना है और कुछ योजनाएं जो हमने आपको हाईलाइट किया है उनका बजट आपको जरूर याद रखना है कि कितने का अलॉटमेंट सरकार ने किया है, कितना खर्च करने वाली है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है 5 ट्रिलियन की है और मध्य प्रदेश इस पे 5 क्या कहते हैं कुल बजट का लगभग 20% राज्य द्वारा उसमें खर्च किया जाएगा और GDP का 4% होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ये बजट था 2023-24। ठीक है, जनता का बजट भी था। जनता के लिए क्यों क्या था जनता का बजट, क्योंकि बहुत सारे सुझाव लिए गए थे। और ई बजट था क्योंकि पेपरलेस बजट था, टैब पे आया है। राशि कितनी थी वो आपको बता दी गई है। अब सरकार ने बोला है कि जो राजकोषीय घाटा होगा सकल राज्य घरेलू यानी हमारी GDP का लगभग 4.02% का अनुमान है कि इतना हमारा राजकोषीय घाटा होगा। कहाँ कहाँ से इनकी आय होगी, कितनी प्राप्ति होगी, कितने की संभावना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई है कि सरकार आय, क्योंकि बजट इन्होंने बढ़ाया है तो इनको अनुमान है कि हमारी आय बढ़ेगी, इसीलिए इन्होंने इस बार अपना बजट में क्या किया, बढ़ोतरी करी है, यानी खर्चे में बढ़ोतरी करी है, क्योंकि उनको अपनी आय का अनुमान है। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करी जाए तो पूरा का पूरा जो राजस्व है सरकार का, इसमें एक प्रश्न यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने जो मार्केट से पैसा उठाया है, आप ये कहो जो कर्ज लिया हुआ है, इसमें ब्याज का भुगतान कितना होगा, तो वो 10% ब्याज भुगतान किया जाएगा जो कुल राजस्व प्राप्ति होगी। आगे की तरफ बात करें कि अब सरकार के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से, तो अलग अलग क्षेत्र हैं।
जहां से पैसा आता है एक राज्य के पास, विशेषकर हमारे राज्य के पास, यदि आप सबसे ज़्यादा बात करो तो सरकार के पास जो पैसा आता है वो आपका जो राज्य जीएसटी, हमारे यहाँ जीएसटी से आता है, और व्यापारी जो कर लगाए जाते हैं उससे आता है लगभग 22 के आस। फिर आय और व्यय पे जो हमारे यहाँ कर होता है, ठीक है, इनकम टैक्स जिसको हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, उस पर से 19% आता है। अनुदानों से 22% के लगभग आता है। इसके अलावा जो खनन क्षेत्र है और जो उद्योग है वहां से हमारे पास 3 पैसा आता है, ठीक है। सीमा और जो संघ उत्पाद शुल्क होते हैं वहां से 3% आता है। संपत्ति और जब पूंजी ली जाती है, लेन देन होता है, तो जो रजिस्ट्री वगैरह होती हैं उसमें से लगभग 5% आता है। और पूरे राज्य का जो उत्पाद शुल्क है उससे 7, बाकी के अन्य टैक्सेस में सेस वगैरह लगाने के बाद ये 15% के आसपास यहाँ से आता है। इस प्रकार से सरकार की कुल इनकम होती है। यानी सरकार को ध्यान में रखना होगा कि हम जैसे खनन क्षेत्र है, खनन हमारे यहाँ लगातार अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि उसका योगदान बहुत कम है। यानी खनन से सरकार को वो इनकम नहीं हो रही है उद्योगों से जो होनी चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ उद्योग डेवलपमेंट हुए नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग गरीब राज्यों में आते हैं। तो सरकार को उद्योगों में फोकस करना होगा और देखना होगा कि जो इंडस्ट्री है वो टैक्स चोरी ना करे। लेकिन इन्होंने 3 साल तक कोई परेशान नहीं करेगा, एक घोषणा पहले से कर दी है, तो परेशान नहीं करना है। लेकिन जो पहले से यहाँ है 30 सालों से, उनका तो देखना जरूरी है कि ये प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जो खनन चल रहा है इससे सरकार की कोई इनकम खास नहीं हो रही, क्योंकि ये अवैध खनन चल रहा है। खनन हो रहा है लेकिन ये पूरी तरह से मैक्सिमम जगहों पे अवैध चल रहा है। तो सरकार की यहाँ पे इनकम कैसे क्या होती है वो बताई गई है। इसके अलावा सरकार ने अलग अलग जैसे युवाओं के लिए बेहतरीन घोषणा करी है कि हम लगभग 1 लाख नई नौकरियां देंगे उनको। और नौकरियां कैसे देंगे, आप सभी लोग स्वावलंबी बनिए। इसके लिए सरकार करोड़ों खर्च करेगी। आपको बाकायदे बताया जाएगा कि आप स्वावलंबी बनिए कैसे, करोड़ों रुपए खर्च करके एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। इसके अलावा जो रोजगार के लिए 200 लोगों को जापान भेजेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं ही इसमें, सीटें कितनी बढ़ा दी जाएंगी, क्या की जाएंगी, ये यहाँ पे दे दिया है। आपको ये बजट क्या करना है, PDF इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेनी है। बाकी का आपको जो लगता है, ठीक है, कि ये हमको यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप उनको यहाँ पे क्या करेंगे, अपने नोट्स पे हाईलाइट कर लेंगे। बजट कैसा लगा आपको, करंट अफेयर कैसा लगा, ये बजट से जुड़ा हुआ वीडियो लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। और आप सभी के लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे सर्वाधिक बजट किसने, सबसे ज़्यादा टाइम तक, सबसे ज़्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया है, ठीक है। वो वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा बार बजट पटल पे विधानसभा पे रखा है। तो उस वित्त मंत्री का नाम आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और इसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात अगले जो करंट अफेयर्स हमारे होंगे, बीच में आपके 2 दिन जो नहीं आए हैं वो इन्हीं वजहों से नहीं आए थे क्योंकि बजट के बना रहे थे। साथ में आर्थिक सर्वेक्षण आपका जो रह गया है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसके वीडियोस भी आपको जल्द मिलेंगे। और अच्छे तरीके से कोशिश होगी कि आपको सरल तरीके से, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 300 पन्ने के आसपास का है, लगभग 350 पेज का, लेकिन उनमें से सब कुछ हमारे लिए नहीं, प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, आपको पूरा आर्थिक सर्वेक्षण न रटना पड़े, प्रमुख जो हाईलाइट्स हैं वो आपको मिल जाए वहाँ पे, तो कोशिश की जाएगी। तो आर्थिक सर्वेक्षण को भी हम अलग अलग पार्ट में वीडियोस लेकर के आपके आएंगे। पिछले वर्ष भी हमने दिए हैं आपको उसके वीडियोस, प्लस PDF भी उपलब्ध कराई है। तो आप सभी लोग इंतजार करें, जल्द ही आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियोस भी आएंगे। और उसके लिए आपको कुछ सुझाव हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर दें। वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलें। MPPSC के नोट्स, कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आपको संपर्क करना है, या डायरेक्ट इस पे प्ले स्टोर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है, तब तक अपना सभी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।